ध्यान से देखना। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम सुनिए। शायद तीसरा डाटा चल रहा है अपने पास में, और हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कौन सी पोजीशन पे? एट जनरल। हमें जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के द्वारा, जनरल पॉइंट पे। तो वो बात ध्यान से समझो। जनरल पॉइंट का डायग्राम पहले ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में इस बात को भी समझेंगे। वो बिल्कुल भी कठिन कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम है। बस तुम्हें एक बात ध्यान से नजरों में उतारना है, कुछ खास नहीं। यस, अच्छा, ठीक है भाई। पहली बात, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये वाला माइनस का क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? एक तो L मान ली और ये वाली भी क्या मान ली गई? L। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 2L। एक बेसिक चीज। अगर यही कहानी एक्सियल की होती तो तुम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और यहाँ पे ड्राइव करते पोटेंशियल। अगर यही कहानी इक्वेटोरियल की होगी तो तुम इस लाइन को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे ड्राइव करोगे पोटेंशियल। लेकिन अगर यही कहानी एक्सियल की है, तुम लोग मतलब जनरल पॉइंट की है, तो तुम लोग क्या करना पड़ता है? ऐसे करके टेढ़ा सोचना पड़ता है कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ऐसे करके कुछ। मतलब जनरल के लिए तुम टेढ़ा सोचते हो। मतलब यहाँ पे मुझे शब्द रोकना पड़ रहा है, लेकिन शायद मैं बता ही देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी ठीक सेम टू सेम ऐसी थी। पहले तुम लोगों ने उसमें किसको ड्राइव किया था? एक्सियल, उसके बाद में इक्वेटोरियल और उसके बाद में जनरल। सेम टू सेम इसमें पहले एक्सियल जो कि काफी ठीक ठाक था, इक्वेटोरियल बहुत आसान था 0, और अब जनरल। और जनरल में अगली काम की बात है कि ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? थीटा। अच्छा, हमारा मेन काम है कंपोनेंट को तोड़ना। तुम जब किसी भी कंपोनेंट को तोड़ते हो तो थीटा के पास वाला क्या बनता है? कॉस थीटा, और थीटा के दूर वाला। और किसी भी कंपोनेंट को तोड़ने का तरीका क्या? उसके दोनों तरफ क्या बनाना? एक 90 बनाना। जब तुम किसी भी लाइन के चारों दोनों तरफ 90 बनाते हो तब उसके कंपोनेंट तोड़े हुए मान लिए जाते हैं। इस बात का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक कंपोनेंट तो इसका ये टूटेगा और दूसरा कंपोनेंट इसका ये टूटेगा। तो बस सभी लोग एक करके लिखवा दें, थीटा के पास वाला ये जो कंपोनेंट है, ये वाला क्या कहलाएगा? केपी कॉस थीटा। एक मिनट, केपी मतलब अब ये कहलाएगा पी कॉस थीटा, और उसके बाद में ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? पी साइन थीटा। थीटा के पास वाला कॉस और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। एक छोटा सा काम का वर्ड लिखा है मैंने, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा के दूर वाला साइन। और कहीं ना कहीं एक बहुत काम की बात ये भी निकल के आती है, ये सारी चीजें शायद हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखनी चाहिए थी, नहीं तो देखनी चाहिए कि कुछ बातें समझदारी की हैं, कुछ ज्यादातर बातें याद करने की हैं। खैर, जरा सोचो, इसके अकॉर्डिंग ये जो केपी, ये जो पी साइन थीटा है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट कौन है? अब इस पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? इक्वेटोरियल। और पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? एक्सियल। भाई ये वाला जो पॉइंट है, इट बिहेव लाइक एक्सियल। किसके लिए? फॉर पी कॉस थीटा। जबकि यही वाला पॉइंट दोबारा से इट बिहेव लाइक इक्वेटोरियल। किसके लिए? ये इक्वेटोरियल की तरह काम करेगा फॉर पी साइन थीटा। पहले तो इस बात को दिमाग में डालने का थोड़ा सा प्रयास करो कि पी साइन थीटा के लिए ये 90 जैसा दिखाई देगा, और पी कॉस थीटा के लिए इसी की लाइन पर आ रहा है। जो लाइन पर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल। और जो लाइन से 90 के एंगल पे मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो ये इस वाली लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो तुम इसे क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल। और ये इस वाली लाइन के ऊपर ही मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल। जरा ध्यान से कल वाला फॉर्मूला बताओ मुझे कि एक्सियल में पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक बार ध्यान से देख के बता दो वो क्या था।
केपी हम माइनस का तो बस इतना सा चक्कर है कि नेगेटिव वाला चार्ज पास था, लेकिन एक्सिल का फॉर्मूला था केपी अपॉन में आर स्क्वायर। और जब वापस से देख के बताओ कि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, जीरो। तो मैं तुम्हारे सामने बस यही करने जा रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो दो लोगों के कारण से होगा, एक तो P cos थीटा के कारण से, एक तो इसकी वजह से बनेगा, और दूसरा एक तो P cos थीटा के रीजन से बनेगा, दूसरा किससे बनेगा, दूसरा बनेगा वो P sin थीटा से। अब वापस से बात ध्यान से समझते हुए चलेंगे, जरा आराम से सोच के बताओ कि P cos थीटा किसकी तरह काम करेगा, एक्सियल की तरह, और साइन काम करेगा इक्वेटोरियल की तरह से। तो हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस के रीजन से है, दो लोगों की वजह से, एक तो P cos की वजह से और दूसरा P sin की वजह से। P cos की वजह से तो ये एक्सियल है, और P sin की वजह से ये। मैं तुम्हारे सामने दोनों फॉर्मूलों को यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। V नेट इज इक्वल टू में एक्सियल का फॉर्मूला बोलो KP, लेकिन क्योंकि ये तो cos थीटा है ना, तो KP cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और ज्यादा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बोलो जीरो। यानी कि इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल बनता है। तो अपने पास में नेट जो आंसर निकल के आएगा वो बस KP cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको कहते हैं जनरल पॉइंट की डेरिवेशन। बस खत्म, ये जनरल पॉइंट की डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में कुछ भी कठिन जैसा नहीं है, सिवाय कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट की लाइन के। ये जो साइन है इसके हिसाब से ही कौन है, इक्वेटोरियल, तो साइन का प्रभाव कितना हो गया, शून्य। और कॉस कौन सा है, एक्सियल, तो इसका प्रभाव कितना है, ठीक उतना जितना पहले निकाला था। अगर ये इक्वेटोरियल है तो इसका यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए जीरो बन गया। और कॉस तो इक्वेटोरियल नहीं है, वो तो एक्सियल है, तो उसका प्रभाव वैसा ही बनेगा जैसा पहले था, KP cos अपॉन आर स्क्वायर। इसको ध्यान से डायग्राम के साथ ही लिखो, और ये बहुत कठिन डेरिवेशन में से एक नहीं है। एट द एंड जब तुम लोग चैप्टर को समाप्त करते हो, उस वक्त तुम्हारे सामने ना सीधे सीधे एक बात पूछी जाएगी, क्या तुम्हें जनरल पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है कि नहीं। डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, वो सबसे काम की बात होगी। अगर तुमने जवाब दे दिया कि फॉर्मूला याद है तो बस सफिशिएंट है, उससे ऊपर नहीं निकलना होता। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे साइन थीटा का कोई प्रभाव नहीं है तो शून्य, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा का प्रभाव है तो उसको फॉर्मूले को रखा गया, बस खत्म किया गया। इस कहानी को बहुत संभाल के तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया गया, किसी हवड़ तवड़ से नहीं रखा गया है, वो भी ध्यान समझे। दिमाग के लिए कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे चैलेंज लगातार आते रहेंगे कि जो कॉस है वो एक्सियल है, उसका प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन जो साइन है वो इक्वेटोरियल है, उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। दोनों को जोड़ के रख दिया, और इसी को जनरल पॉइंट का फॉर्मूला कहते हैं। अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल पॉइंट का फॉर्मूला बोलूं डायपोल के द्वारा, वो शायद ऐसा था KP अपॉन में x क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, या फिर तुम लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। खैर लीव। हर चैप्टर में कुछ स्लो फेज हैं, ये स्लो फेज है, इससे अगला फिर भी ठीक ठाक फेज है।
पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन में आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है इन दोनों में कोई रिलेशन है, इनमें रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। सोचो कैसे, मतलब ये लगभग सेम सेम सही तो है, मतलब एक आर का ही तो अंतर दोनों के बीच में। बताओ हमको कैसे इक्वल डालें। एक आर को मतलब एक अगर बेसिक मैथ अप्लाई कर दी जाए, बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग अगर मैंने दोनों तक किसका मल्टीप्लाई किया, आर का, तो एक आर से एक आर गया कट, अपने पास रह गया आर मल्टीप्लाई ई और सामने बचा के क्यू अपॉन में आर। तो ये क्या बन जाएगा, बी यानी कि पोटेंशियल। तो अपने पास में आर मल्टीप्लाई ई इक्वल्स टू में बी यानी पोटेंशियल कहलाता है। तो बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया, बस मन सा किया दिखाने का कुछ। हालांकि तुम चिंता मत करो, पर चिंता कुछ और बात में होनी चाहिए। तो बस एक बात दिमाग में जाए कि साइन के अकॉर्डिंग ये इक्वेटोरियल है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस के अकॉर्डिंग ये एक्सियल है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट करके आ जाएगा। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं नया होने पर कठिन महसूस होता है, अक्सर होता है। जरा मैप का चौथा पॉइंट देखें आराम से, उसे नहीं करेंगे फिलहाल। मैं तुम्हें स्टार लिंक करवाता हूँ, मतलब कि तीसरे से आगे जो तुम टाइटल नंबर डालोगे उसको ऐसे मार्क करो स्टार, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तुम सभी लोगों ने 10th क्लास में एट द एंड किस चीज को जन्म दिया था, सैंपल पेपर्स को। और ये बात भी बहुत फिक्स है कि जो आदमी पेपर करके नहीं जाएगा ना, वो कितना भी पढ़ ले उसके नंबर नहीं आएंगे। सेम फॉलो यहाँ पे होता है, लगभग दुगना फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। तुम चीजों को पढ़ने के बाद में जब उसको पेपरों में सवालों में उतारते हो तब समझ में आता है कि यार इस चीज के लिए हमने इतना मूड मारा था। खैर कोई बात नहीं, चीजों को अपने फेस पे चलने देते हैं, ध्यान से बात समझना। टॉपिक का नाम डालें सभी लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, आखिर दोनों फॉर्मूले एक दूसरे को लिंक कैसे कर पाते हैं वो समझना। और इसमें भी अपने पास ना दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ये भी ध्यान रखो। दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, मैं उसको दो डिवीजन में करने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। वो दो डिवीजन मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, दो डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पाई जाती हैं वो सुनो। एक तो पाई जाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन है भाई, ठीक, अपने पास में एक पाई जाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी कौन सी पाई जाती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली दो टाइप की पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो मुझे बस इतना बता दो कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता होगा। यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब क्या है, मतलब ये बहुत छोटा स्टार टॉपिक है, मतलब इसको चैप्टर के मैप में ना लिखने को सॉलिड रीजन है। ध्यान से बस बात को सुने, आराम से देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, इस बात का बेसिक सा सेंस ये है कि उसका प्रभाव हर जगह पे सेम है। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, हमेशा कौन से निकल के कौन से में जाती हैं, पॉजिटिव से ये यानी कि कंफर्म पॉजिटिव से निकल रही होंगी और 100% नेगेटिव की ओर जा रही होंगी। पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अगर ये यूनिफॉर्म है तो उनको सीधी लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस बात का मतलब ये कि अगर इसका प्रभाव यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम है, मतलब 10 न्यूटन का प्रभाव मान लो, तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, हर जगह पर इनका प्रभाव सेम होगा। उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती है, उनको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जाती ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही है, लेकिन इसमें इम्पैक्ट क्या है, इसमें किस चीज का अंतर है, इसमें अंतर ये है कि साहब अगर यहाँ पे इसका खींचने की ताकत, दम लगाने की ताकत 10 है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, हर जगह पे अलग अलग पाई जाती है। दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिक, जो हम लोग अक्सर जानते हैं। अब इसी कहानी को तुम्हें पोटेंशियल के साथ रिलेट करके कुछ बातें समझनी है, जो कि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, मतलब कुछ 1-2 नंबर के एमसीक्यूज में फंस जाती हैं अक्सर। उससे थोड़ा कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता है, इसीलिए इन छोटी मोटी बातों के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। खैर ध्यान से बात समझो। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में आर। तो बेसिकली इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में किस चीज का रिलेशन है, तुम इसको कैसे भी ड्राइव कर सकते हो। तुम चाहो तो ई में दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करोगे, आर का, और जब तुम दोनों जगह आर का मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि सुनो, अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी आर का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आर का मल्टीप्लाई किया, तो बन जाएगा आर मल्टीप्लाई ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर, और के क्यू अपॉन में आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल, यानी कि आर मल्टीप्लाई ई बराबर की वी, वी माने पोटेंशियल, बेसिक ऐसा कह सकते हैं। आर इंटू ई इक्वल्स टू वी, यानी वी का फॉर्मूला बन गया डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन। इसमें थोड़ी सी कमी है तो उसको अपन लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं, ठीक है। इसमें माइनस लगना है। बात सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं तुमसे कहता हूं कि एक चार्ज है, इसको तुम यहां से यहां पे मूव कराना चाहते हो, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कराना चाहते हो, चार्ज है पॉजिटिव, तुम्हारा क्या कहना है वो सुनो। हम पॉजिटिव चार्ज को जब यहां से यहां मूव कराएंगे तो इसको अपनी ओर कौन खींचेगा, नेगेटिव, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको रोके रखूं, तो मुझे फोर्स कहां पे लगानी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। मैं तुमसे दोबारा कहता हूं, हम अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, तो जब मैं नेगेटिव को यहाँ से मूव कराऊंगा तो नेगेटिव को अपनी ओर कौन खींच रहा होगा, पॉजिटिव, मतलब इस नेगेटिव वाले को ये खींचेगा इस तरफ पॉजिटिव वाला चार्ज, और मैं इसको यहाँ मूव कराना चाहता हूँ, तो मुझे अब कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी, अपोजिट। नेगेटिव वाले चार्ज को पॉजिटिव वाला चार्ज खींचना चाहता है और मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे इससे उल्टी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दोबारा से। इस पॉजिटिव वाले चार्ज को कौन खींचना चाहता है, नेगेटिव, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को नेगेटिव वाला चार्ज खींचना चाहता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर। तो इसको यहाँ पे रोक के रखने के लिए मुझे फोर्स कहां पे लगानी पड़ेगी, अपोजिट। बात ये कि चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज को मूव करूं चाहे मैं नेगेटिव चार्ज को मूव करूं, मुझे कैसी लगानी पड़ेगी फोर्स, अपोजिट। इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव और ऐड होगा। हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को मूव करेंगे तो मुझे हमेशा कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी, अपोजिट, हमेशा अपोजिट लगानी पड़ेगी। इसीलिए एक काम की बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज, क्या हमेशा नेगेटिव का मतलब कम होता है, जैसे कि माइनस के 4 मीटर पर सेकंड और प्लस के 4 मीटर पर सेकंड में ज्यादा कौन सा है, कोई सा नहीं, दोनों बराबर है। -4 और +4 तो बस क्या समझाता है कि एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, एक अगर नॉर्थ में दूसरा कौन सी में, साउथ में। वैसे करके मैं बात लिखने जा रहा हूं, वो समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होगा। इस बात को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इज ऑलवेज डिक्रीज in the direction of electric field। पहली बात तो इस बात को यहां सुनो एक बार दोबारा से, जब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखने की कोशिश करूंगा तो इसे आगे कौन खींच रहा होगा, नेगेटिव। तो मुझे इसको यहां पे रोक के रखने के लिए फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, पीछे, दोबारा से। जब मैं इस नेगेटिव को आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा तो इसे पीछे कौन खींच रहा होगा, पॉजिटिव। तो मुझे कहां लगानी पड़ेगी, आगे की ओर। कुल मिला के चाहे मैं पॉजिटिव को मूव करूं चाहे मैं नेगेटिव को मूव करूं, मुझे तो दोनों ही केस में फोर्स उल्टी लगानी पड़ती है। कुल मिला के पोटेंशियल ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, उल्टा आएगा। कुल मिला के कुछ ऐसा साउंड है, जैसे कोई तुमसे बोले कि भाई यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज कर रहा है, उनका ठीक है, पोटेंशियल कैसा करेगा, डिक्रीज। कोई तुमसे बोले कि भाई यहां से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज। पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होगा। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में सेट करनी है और कुछ नहीं, एमसीक्यू है। इस वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स होगा, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में सेट करनी है। दूसरी बात, हम चाहे पॉजिटिव चार्ज को मूव करें चाहे नेगेटिव को मूव करें, हमें तो वर्क अपोजिट डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटी सी बात और,
इस चीज को पहले इसको लिखें एक बार ध्यान से, उसके बाद में इस कहानी को सेटअप करेंगे। ये फील्ड लाइंस बना देना, इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मत रखना, इन्हें मैं मिटा देता हूँ। ये वाला जो कलर है E डिक्रीज तो V डिक्रीज, इसको अवश्य लिख लेना, काम की चीज है। ये छोटी मोटी चीजों में समय लगता है, और इन्हें ना कराना बहुत गलत है। तो एक बार अपने वो सीने को समझा के हिम्मत से कराई देना चाहिए हमेशा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसकी साथ साथ पोटेंशियल घटेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो उसके साथ साथ पोटेंशियल बढ़ेगा। एक छोटी चीज ये वाला फॉर्मूला जो तुमने लिखा माइनस के E/R/V, ये बस यूनिफॉर्म में वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में ये और आसान है। क्या मैं एक चीज पूछ लूं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोगों ने किसी भी चार्ज को रखा, उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? QE। सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखेंगे, उस पर लगने वाली फोर्स QE। और तुम्हें जैसे याद नहीं आया तो दोबारा से बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में चार्ज। जब उधर भेजते हैं तो Q मल्टीप्लाई E इक्वल्स टू में F, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले चार्ज की फोर्स। खैर एक बात और, उससे भी समझ ही लेते हैं, है ना, समझना। इस बात को बिल्कुल दिमाग के एक अच्छे से घर में सेट रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज और पोटेंशियल इंक्रीज का सिस्टम उल्टा है एक दूसरे से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बात को मैं इतना डरा के कह रहा हूँ तो इसका कोई बहुत अच्छा यूज होने वाला है, ध्यान रखना। खैर एक चीज और, तुम लोगों ने जो चार्ज को यहां से यहां मूव किया तो तुम्हारी फोर्स कैसी लगी? अपोजिट। अपने पास में वर्क का एक फॉर्मूला आता है, वर्क इक्वल्स टू में Fs cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले को हम कब लगा सकते हैं? जब यूनिफॉर्म हो, जब समान ताकत लगानी पड़ती है तब। तो ये करके सभी लोग ध्यान से देखना इस चीज को। मैं जिस कारनामे को तुम्हारे सामने करूंगा उस वक्त तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि चीजों को बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात तो सेम ही होती है, तो हमारा दिमाग उसको कैसे समझता है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, वर्क इज इक्वल्स टू में वर्क इक्वल्स टू में फोर्स का फॉर्मूला बोले इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इनटू में E। हमने इसको यहां से डिस्प्लेसमेंट करवाया R, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया R। कॉस कितना लगेगा ये बताओगे? मेरी फोर्स अपोजिट लग रही है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट, तो कॉस कितना? 180। उल्टा लगना 180। इसमें F की जगह पे क्या रख दिया गया? QE। डिस्प्लेसमेंट कितना रखा? R। हमने इसको R डिस्टेंस खिसकाया चार्ज को। तुम्हें आराम से एक चीज दिमाग में लगानी होगी, हर हाल में लगानी होगी। cos 180 की जगह पे -1। एक छोटी सी बात है, अगर इस चार्ज को डिवाइड में ले लें तो वर्क अपॉन में चार्ज इक्वल्स टू माइनस के E मल्टीप्लाई में R। वर्क अपॉन में चार्ज हम लोगों ने सबसे पहले दिन पढ़ा था। किसी भी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल। यानी कि V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया? माइनस के E मल्टीप्लाई R। ये तो मैंने तुम्हें बिना उसके भी करा दिया, हाँ, समझाने वाली बात है, लेकिन इस बात को यहाँ से ज्यादा अच्छा समझेंगे। पहली बात, ये माइनस तुम्हें क्या समझाता है वो माइनस समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और इस फॉर्मूले को यहीं से उतारें। और Fs cos थीटा इस बार वैलिड क्यों है? क्योंकि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में Fs cos थीटा बिल्कुल अच्छे तरह से वैलिड होता है, लेकिन जो तुम लोगों ने कल की थी डेरिवेशन उसमें ये नहीं लगा था। इन छोटे छोटे पॉइंटों में बहुत सारी समस्याएं ये होती हैं कि बालक इनसे खुद को करेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे मेन बात है कि इसको याद रखें, ध्यान रखें तरीके से। जो मेन बात है बताई जा रही है। पढ़ने के तरीके में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कुछ चीजें स्वीकारनी होती है, कुछ समझनी होती है, तो उन्हीं बातों पर ध्यान दें। खैर, ये सारी कहानी जो तुमने अब तक पढ़ी होती इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की,
साहब क्या होगा अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो कुछ खास नहीं, तुम्हारा इंटीग्रेशन काम में आता है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा इंटीग्रेट करो, हम लोग v को लिख देंगे dv इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, e की जगह e और r की जगह पे dr, इस पे लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन और खत्म। ये अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो माइनस के e डॉट dr करेंगे आगे dv, और अगर यूनिफॉर्म होगी तो v इक्वल टू माइनस के e डॉट r। इस चीज को लिखें क्योंकि न्यूमेरिकल सिस्टम है ये वाला नहीं है। एक छोटा सा रिलेशन उस बात को पढ़ाने से पहले जो तुम्हारे चैप्टर का अगला पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, डिक्रीज विक्रीज का कोई चक्कर है, तो मैं एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी, सभी लोग ध्यान से सुन लें। एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा सभी को इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का ये वाला तरीका ध्यान रखना, और तीसरा सभी को अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला काम चलता है, ये ध्यान रखना। ये तीन मेन बातों को दिमाग में सेट करें इंस्टेड ऑफ उसको ज्यादा दिमाग में डालने के, वैसे कि ये क्या चीज चल रही, देखो तरीके से ये तीन बातें याद होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि इसके साथ ही तुम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो। v इक्वल्स टू माइनस के ई डॉट आर, बिना माइनस स्केल खराब है, माइनस तो लगाना ही लगाना है। अब जरा चैप्टर का चौथा पॉइंट देखें, अब देख लें इसको आराम से। एक को पोटेंशियल, उससे अगला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और उससे अगला कौन सा लिखा है, होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कुछ ऐसा। वो होलो कंडक्टिंग कौन से नंबर पे, छठवें पे, उसे पहले करते हैं चौथे पे। ठीक है, ध्यान से सुनना, वो समझ में ठीक लेवल तक पहुंचता है। हम लोगों को सबसे पहला चौथा पॉइंट, सभी को कुछ फॉर्मूले याद करवाता हूँ। पहली बात, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या, के क्यू अपॉन में आर। पोटेंशियल का डायपोल के द्वारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। उसके बाद में इक्विटोरियल पे कितना, 0, जनरल पे कितना, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब इस पूरे चैप्टर का नाम पोटेंशियल है, लगातार पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, लगातार पोटेंशियल फाइंड करना है। वैसे करके अब मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ कि तुम किस चीज को पढ़ने जा रहे हो, उसको ध्यान से देखना, उसके बाद कुछ चीजों का सेंस क्रिएट होता है। ठीक है, हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। और अपने पास में कितने स्फीयर हैं, बताओ। एक तो होलो स्फीयर है और दूसरा सॉलिड स्फीयर है। तो सबसे पहले होलो स्फीयर की चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर में भी कौन सी बातें पढ़नी है वो समझना, पहले बात को समझो। होलो स्फीयर कौन सा होता है, जो अंदर से खाली हो। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि अंडे की बॉल, तुम लोग अंडे की बॉल के ऊपर चार्ज को किस जगह पे रख सकते हो। अगर अपने पास में अंडे की बॉल है तो अंडे की बॉल में हम चार्ज को कहाँ पे रख सकते हैं, उसके सरफेस पे। अंदर तो जगह है ही नहीं, तो अपने पास में सरफेस पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज फैला लिया, सरफेस पे इसके पॉजिटिव चार्ज है। मेरा तुमसे ना बस एक सिंपल सवाल ये होने वाला कि इस स्फीयर की रेडियस क्या मानी जाएगी, कैपिटल आर। मैं तुम्हें 3 केस पढ़ाऊंगा, वो तीनों केस कौन से वो तीनों केस सुनो। हम लोग होलो स्फीयर में एक तो ये पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज के आउटसाइड है, मतलब बाहर है, तो आउटसाइड में कितना पोटेंशियल होगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अगर कोई चीज इसके अंदर है तो इनसाइड में कितना पोटेंशियल होगा। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, एट द सरफेस पर है तो कितना पोटेंशियल होगा। 3 मेन चीजें पढ़नी है किसी भी स्फीयर के जिसके ऊपर Q नाम का चार्ज है। ये जो टोटल चार्ज फैला हुआ है इसकी वैल्यू है Q। अगर इससे बाहर चले जाएं तो इस जगह पे बताओ कितना पोटेंशियल होगा। इसके अंदर अगर कोई बॉडी है तो बताओ उसका कितना पोटेंशियल है। अगर कोई बॉडी इसके सरफेस पर है तो बताओ इसका कितना पोटेंशियल होगा। 3 पॉइंट है, बाहर, भीतर और उसके सतह पर। तीनों जगह पे क्या ड्राइव करना, पोटेंशियल। पहले ही डेरिवेशन किसको लेकर होगी, होलो स्फीयर को लेकर। उसके बाद में अगली कौन से को लेकर होगी, सॉलिड स्फीयर में। तो एक एक करके ध्यान से बात को सुनो। अगर हम लोग इस कहानी को होलो स्फीयर में थोड़ा सा और सेट कर लें तो समझना। होलो स्फीयर में
जो पॉइंट बाहर की ओर है, मतलब यहां से बाहर की ओर, इस डिस्टेंस को दुनिया स्मॉल आर कहती है। और अगर कोई पॉइंट इसमें अंदर की ओर है तो इस डिस्टेंस को भी दुनिया स्मॉल आर ही कहती है, इसको भी स्मॉल आर ही बोलते हैं। तो आउटसाइड को फिजिक्स की भाषा में कैसे लिखा जाएगा वो समझे। अगर आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी है तो बताओ क्या फाइंड करना। तुम्हें समझना है कि अगर आर इस वाले रेडियस से बड़ा है, मतलब आउटसाइड की बात चल रही है, अगर इनसाइड होगा तो कैसे लिखा जाएगा। अगर आर की वैल्यू रेडियस से छोटी है तो मतलब तुम्हें समझना है कि वो रेडियस पे चल रहे हैं। और अगर वो बोले कि आर यानी डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस के बराबर है तो तुम्हें समझना है कि हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं। हम 3 डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहला किससे, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, उसके बाद में इनसाइड वाले पॉइंट पर, और उसके बाद में सरफेस के ऊपर। और तीनों डेरिवेशन निकाल क्या रहे हैं हम, पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला चार्ज के द्वारा फाइंड किया, के क्यू अपॉन में आर, फिर एक डायपोल से, फिर दूसरे डायपोल से, फिर तीसरे डायपोल से। वैसे करके पोटेंशियल का किसी स्फीयर के द्वारा कितना प्रभाव होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं इस वजह से। तो सबसे पहली डेरिवेशन जो अपन लोग शुरू करेंगे वो ध्यान से सुने। हम फाइंड करना चाहते हैं ए यानी कि आउटसाइड। बता ध्यान से मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें अभी पोटेंशियल निकालने का लास्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया, सबसे लेटेस्ट, सबसे पिछला, ठीक पिछला, एक लाइन पुराना, शायद एक लाइन पुराना ये होगा। dv इक्वल्स टू में माइनस के इंटीग्रेशन में e डॉट dr, एक लाइन पुराना ये है। इसको ड्राइव करने से पहले कुछ काम की बात है। पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना कहलाता है पोटेंशियल। तो मैं तुमसे बोलता हूं कि अपने पास में इन्फिनिटी पर कोई क्यू नाम का चार्ज है, उसको हम यहाँ लेके आना चाहते हैं, तो बताओ कितना पोटेंशियल होगा। सबसे पहला परसों वाला कारनामा, उसी को अप्लाई करते हैं। dv का इंटीग्रेशन v माइनस बाहर है, हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके r तक, डॉट dr रहने दिया। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो किसी चार्ज के द्वारा, किसी स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद हो तो बता दो, दैट इज शायद के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तुम्हें इसको ध्यान से इंटीग्रेट करना है, वो ध्यान से सुनो। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो तुम्हें कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे कि v इक्वल्स टू में, इसमें कुछ कॉमन है, बाहर निकल जाएगा के क्यू माइनस के साथ, अपने पास रह जाएगा इंटीग्रेशन में क्या, 1/r स्क्वायर डॉट dr। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 1/r स्क्वायर डॉट dr, कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेके r तक। एक छोटे सवाल का जवाब, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1/r, लिमिट कहां से कहां लगेगी, इन्फिनिटी से लेके r तक। तुम रिपीट कर रहे हो। फिर हम लोग इसमें पहले क्या पुट करेंगे, माइनस के क्यू, पहले इसमें पुट करेंगे r, फिर घटाएंगे, फिर माइनस के 1/इंफिनिटी। तुम्हें एक चीज दिखाई देगी कि 1/इंफिनिटी तो 0, तो अपने पास में यहाँ पे रह गया v इक्वल्स टू में माइनस के क्यू और मल्टीप्लाई माइनस के 1/r। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस के क्यू अपॉन में r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसी r डिस्टेंस पर। ये ठीक वैसा है हम लोगों ने पिछला देखा, पर मोस्ट इंपोर्टेंट किसी चार्ज के द्वारा r दूरी पर, बाहर की ओर दूरी पर निकालने वाला पोटेंशियल के क्यू अपॉन में r है। अब तुम समझे मैं तुमसे इतने दिन से क्यों कह रहा हूँ कि कल भी रिवाइज करते, वापस रिपीट किया मैंने। तो मैंने अगर कल अभ्यास ही नहीं किया इस चीज को लिखने का तो ये कहानी तो और कॉम्प्लेक्स हो गई। मतलब ये बिल्कुल पुराना वाला स्टेप है। तो हमारा मेन कर्तव्य है हम चीजों को ध्यान से देखें। मेरा लेटेस्ट फॉर्मूला dv माइनस के e डॉट dr है और मैं इसको लगातार 3 बार इस्तेमाल करूंगा। पहला कर लिया आउटसाइड में, मैं इसी का दोबारा इस्तेमाल करूंगा इनसाइड में, और इसी का दोबारा इस्तेमाल करेंगे एट द सरफेस के ऊपर। इस चीज का ध्यान रखना, लगातार 3 बार इसका यूज करना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पोटेंशियल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, अब भी के क्यू अपॉन में आर है। जैसे हम इसको एट द एंड बांध देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, लटो मत, मैं बताता हूँ उसकी ट्रिक है। अभी नहीं बताऊंगा, फिर तुम उसी को याद कर लोगे, तो तुम समझने का प्रयास भी नहीं करोगे उन कठिन चीजों को जिन्हें सामने रखना चाहिए।
कम से कम दिमाग को टक्कर तो मिलती है, टक्कर से शायद खुल जाए। तो ये देखने से नहीं आती है। अगला कहाँ पे ड्राइव करना, इनसाइड, मतलब अगर बाहर है तो पोटेंशियल क्या बनेगा, K के पॉइंट में। इट्स लेंथी पता है किस लिए, क्योंकि मैंने जोड़ नहीं था, मैं उसमें सामने रखते जा रहा हूँ लगातार। जैसे मैं जोड़ दूंगा ना तो तुम्हें एक चीज दिखाई देगी, तो सिंपल है, इसमें कुछ खास खेल था नहीं। अभी जुड़वाओ भी मत, वरना तुम इसको समझने का प्रयास नहीं करोगे। खैर मैं दोबारा से इसी काम को करने जा रहा हूँ। हम लोग होलो स्फीयर ही पढ़ रहे हैं फिलहाल वापस से, और होलो स्फीयर के अंदर भी हम लोग किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, इनसाइड पोटेंशियल को ड्राइव करना, अंदर की पोटेंशियल कितना होगा। एक बात बताओ, लिमिट हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, दो लिमिट में चलती है, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चलता है, मतलब 1 से 2, वो भी सिंगल इंटीग्रेट नहीं होता, अपर लिमिट से लोअर लिमिट चलता है ना। इस साइड हमने वो काम किया नहीं है, इस साइड भी करना चाहिए था, मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ। पोटेंशियल कहाँ से कहाँ चल रहा है, इन्फिनिटी से R, तो एक तो बन जाएगा VR ए माइनस के V इन्फिनिटी, तो VR माइनस के V इन्फिनिटी, तो बता V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है, 0। अनंत पे काम किया गया, कोई काम की वैल्यू नहीं है, तो फिर ये VR रह गया। अभी छोटी मोटी बातों की तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो आंसर मेन है ना, पर इस बात से फर्क पड़ता है। अगर हम इन बारीक बातों को समझना शुरू कर देना तो हमें शायद फिजिक्स समझ में आ जाए। इस बात से क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, मतलब ये क्यों बताया, इससे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ तो खेल है इन चीज़ों का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, भी ध्यान से सोचते हैं। मतलब सबसे मेन बात, डरावना चैप्टर ही यही है, क्योंकि सब नया ही चल रहा है पोटेंशियल नाम पर। जैसे अगले चैप्टर का नाम सुन के लोग खुश जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, ठीक, रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी, ठीक, सीरीज, पैरेलल, ठीक, ये तो मुझे आता है, तो उसको क्यों नहीं निकाल देते, पहले उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वो तीसरा है ना, ये दूसरा है। तो लोगों को पहले 2 चैप्टर दिखा देते हैं कि भाई तुझे समझ में आ रहे हैं तो पढ़ ना, फिजिक्स छोड़ दे, फिर वो छोड़ भी देता है, बाद में पछताता है क्या अगली तो बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी। खैर कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। होलो स्फीयर में इनसाइड के अंदर अगर डेरिवेशन करने जाएंगे तो इनसाइड में अपने पास ये स्फीयर है, और स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज फैला हुआ है, दोबारा से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ये होलो स्फीयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे स्प्रेड है, क्यू नाम का चार्ज फैला है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और हमें कहाँ पे ड्राइव करना है, स्मॉल आर पे, जब रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो। इसको लिखने का तरीका तो अपने पास में जो हम लोगों ने जस्ट अभी किया उसी को कर लेते हैं। अपने पास में एक ही तो फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का, इंटीग्रेशन माइनस के ई डॉट डी आर, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया। इस चीज को वापस से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तुम्हें पता है किसी भी होलो स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 0। और ये कौन से चैप्टर में तुम्हारे, फर्स्ट में। होलो स्फीयर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। उसके सरफेस पे कितनी होती है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर कितनी होती है, 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डॉट डी आर, ऐसा कुछ, और सामने डी भी चली रहा है, सामने 0 तो सब खत्म, पोटेंशियल 0 बेटा।
ये क्या चीज लिखा, ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके, इनसाइड होलो स्फीयर इज जीरो। किसी भी होलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो ये जीरो होके सॉल्व हुआ। लेकिन बाहर नहीं थी, बाहर k⁻r² थी। लेकिन मैं तुम्हें इसको इंटीग्रेट करवाता हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगी। देखो हम लोग इसके अंदर हैं और ये कौन सा पॉइंट है इसका, सरफेस वाला पॉइंट है। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया है इनसाइड से सरफेस तक, अंदर से सरफेस सतह तक। डीवी का इंटीग्रेशन v कहां से कहां, इनसाइड से सरफेस तक, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। पहले क्या पुट करेंगे इसमें s, तो v सरफेस माइनस के v इनसाइड इक्वल टू 0। उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, vs इक्वल टू vi। इस बात का मतलब जरा ध्यान से पढ़ के देखो कि किसी भी स्फीयर में सतह पर पाए जाने वाला पोटेंशियल और अंदर पाए जाने वाला पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। अब होलो स्फीयर की सतह पर कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस पर कितना होता है, k q अपॉन में इसकी रेडियस कितनी है, r। तो ये इसकी सतह पर पाए जाने वाला पोटेंशियल है। और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई तुमसे पूछे कि पोटेंशियल कितना होगा, अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल पूछे तो वो भी कितना होगा, k q अपॉन में r। अब इस चीज को एक बार लिख तो दें, लेकिन उसके बाद धुआंधार मैंने कनेक्ट करता हूं, क्योंकि जो मैंने किया वो इतना बुरा है, अगर इसको जोड़ा नहीं गया तो मजाल है कि तुम इसे रिवाइज भी करके दिखा दो दोबारा, मेरी हिम्मत तक नहीं होगी इस पन्ने को वापस से खोलने की। इसीलिए इसको जोड़ते हैं। इतना जो कुछ भी हम लोगों ने लगातार लिख दिया, जिसका दिमाग कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है, बस लिखे ही जा रहा है, उसको जोड़ के देखते हैं, तब जाके दिमाग शायद कुछ बातें समझाने के लिए सक्षम हो पाएगा खुद को कि अच्छा ये ऐसा कुछ था। देखना ध्यान से, क्योंकि मैंने तो सीधे से लिखा, मैंने बस तुम्हें वो वाला कारनामा हल्का हल्का करके दिखाया जिसको फिजिक्स कहते हैं असलियत में, पर वही तो तुम्हें समझ में नहीं आती है। इसलिए उसको अपने तरीके से उतारते हैं जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फिर देखना। इस पूरी बात को अपने दिमाग तक सही तरह से पहुंचाने के लिए सभी लोग एक काम करें, जिस पन्ने पे तुम लिख रहे हो उन चीजों को, उस जगह पे 3 लाइनें खींचें। ठीक है, तीनों लाइनें कुछ करीबन 8-10 लाइनों तक खींचनी चाहिए, इतनी लंबी खींचें। और उसमें 3 गोले बनाएं, 3 गोले बनाए उसमें, ध्यान से। तीनों गोलों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, 3 गोले बनाए। तीन गोले बनाओ और तीनों गोलों की बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज बनाओ। तीनों गोले कैसे हैं, गोलों में, ये बात तुम्हें ध्यान रहे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 को कनेक्शन में नहीं उतारा भाई उतारें। बस इस पूरे चैप्टर का ये जो पोटेंशियल पार्ट है ना, वो इतना ज्यादा डेंजरस है, इसकी कल्पना कोई भी बालक पहली बार में कर भी नहीं सकता। मतलब कैपेसिटेंस है, फिर बाकी सारी चीजें काफी अच्छी होती हैं इसके मुकाबले, तो इसको ऐसे संभालना भी एक चैलेंज है। खैर, इस जगह पे ध्यान से लिखें, इनसाइड, ऐसे मतलब लाइन बस यहाँ तक खींचो, तुम अपने आप समझ जाओगे इनसाइड, अंदर की बात चल रही है। यहाँ पे लाइन को यहाँ तक टच करो, तुम खुद समझ जाओगे कौन सा है, सरफेस। और यहाँ से लाइन को आगे तक खींचो, मतलब ये कौन सा है, आउटसाइड। इस पर क्यू चार्ज फैला हुआ है, इस पर भी क्यू चार्ज फैला हुआ है, और इस पर भी क्यू चार्ज फैला हुआ है। मैं बस कुछ चीजों को समझाने के लिए बात लिख देता हूं कि भाई ये इनसाइड वाला गेम है, जबकि ये वाला
सरफेस है और ये वाला आउटसाइड है। आउटसाइड वाली डिस्टेंस आर, सरफेस वाली कैपिटल आर यानी कि रेडियस, और ये वाली स्मॉल आर। ऐसे करके डायग्राम बनाओ क्योंकि इन बातों को जोड़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को ऐसे सामने चेहरे पर दिखाई देने के बावजूद भी रखना। ऐसे रखें, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। अब ये करके बात सुनो, अगर आउटसाइड को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आर डिस्टेंस पे पूछी गई है तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है तो क्या बनेगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है, रेडियस इतनी है। लेकिन अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है वो कितनी है, 0। किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ। अब जरा पोटेंशियल देखें, अगर बाहर पोटेंशियल पूछा गया तो वो के क्यू अपॉन में कैपिटल चल रहा है, ठीक, के क्यू अपॉन में आर। बाहर अगर पूछा गया पोटेंशियल तो, अगर सरफेस पे पूछा गया पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन में वापस से आर। लेकिन अगर अंदर पूछा गया पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन में वापस से आर। क्या डिफरेंस देखो दोनों तीनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सरफेस पे ठीक है लेकिन अंदर 0 होती है। पोटेंशियल के क्यू अपॉन में आर यानी कितना बाहर है हम लोग, सरफेस पर भी वही फॉर्मूला लगता है जो इनसाइड लगता है। इन तीनों बातों को देखो, मतलब हमने तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रखा है। किसी भी स्फीयर के अंदर से लेके सरफेस तक कितना पोटेंशियल है, के क्यू अपॉन में आर। अंदर भी के क्यू अपॉन में आर, अंदर किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो के क्यू अपॉन में आर, और सरफेस पर भी कितना, के क्यू अपॉन में आर। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम कुछ दिमाग में अच्छा खासे सिम्टम दे रहा है तो बस यही समझदारी है इस पूरे टॉपिक की कि होलो स्फीयर में किन किन जगहों पे कैसी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है और किन किन जगहों पे कैसी कैसी पोटेंशियल पाया जाता है। तुम लोगों ने इससे पहले जो किया था वो एक्चुअली में इनको ड्राइव करना था, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसको बिना ड्राइव करे सीधे इसी पन्ने को लिख देता कि भैया होलो स्फीयर के फॉर्मूले होते ना, याद कर लो, तो तुम्हें शायद थोड़ा सही भी लगता है, ठीक है चलो याद कर लेंगे। पर तुम्हारे सामने जैसे पीछे वाले जो सदमे आए तो थोड़ा सा तंग करते हैं मामलों को। मोस्ट इंपोर्टेंट इन तीनों कहानियों का जो हम लोगों ने पीछे किया उनका निचोड़ ये है, इसे लिखें पहले समझदारी से, जिससे कि तुम चीजों को कनेक्ट करो। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हर जगह पे पोटेंशियल देखो, और ये पोटेंशियल कैसे आया यही हमने पिछले 2 से 3 पन्नों में ड्राइव किया। वो डेरिवेशन थी वो जो हमें कठिन लगती है, लेकिन इस बात में भी अभी एक हाफ हिस्सा बचा रह जाता है, उसका नाम है सॉलिड स्फीयर। ऐसे मुझे दे मैं लिख लिया, इसको कनेक्ट करो। अब मैं तुम्हें वापस से पूरी बात बोलता हूँ। ये जो फॉर्मूले निकल के आए उनकी डेरिवेशन थी ये पुरानी वाली कि अंदर कितना होगा जितना सरफेस पर होगा, उससे पुरानी वाली डेरिवेशन थी कि बाहर कितना होगा के क्यू अपॉन में आर। उससे पहले इस डेरिवेशन को यूज करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ई डॉट डी आर, उसकी प्लॉटिंग की गई थी। ई डॉट डी आर अगर बताया नहीं जाएगा तो डेरिवेशन करवाई कैसे जाएंगी, चीजों के कनेक्शंस को बनाओ। उससे पहले काम की चीज कि हम लोगों ने जनरल क्वांटिटी डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। उससे पहले तुम लोगों ने इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। उससे पहले एक्सियल पे पोटेंशियल कितना होता है, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। उससे पहले तुम लोगों ने कुछ सवाल किए, लगातार पोटेंशियल को सीधे जोड़ देते क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पोटेंशियल किस साउंड को बोला जाता है। लेकिन एक छोटी चीज इस 16वें पन्ने पे दोबारा से लिख लें जहां पे तुम लोगों ने सब कुछ लिख रखा है, बहुत सिंपल सी कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक काम का डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और पोटेंशियल कैसी होती है,
स्केलर, और इन बातों से हमें फर्क क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमें किसी क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर जानने ना जानने से क्या बेनिफिट है। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो इस चीज का ध्यान रखूंगा कि उन्हें जोड़ेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उनको डायरेक्ट सम किया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक कठिन काम था, पोटेंशियल निकालना कठिन काम नहीं है। कठिन ये इसीलिए बन जाता है क्योंकि लोड बढ़ता जा रहा है चीजों का लगातार, उस लोड को निकालें। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज और बोलने वाला हूं, वो सुनो जरा। इस मैप को देखो जिसपे हम लोग चल रहे हैं, इन दोनों बातों को छोड़ते हुए इसको हमने भी होलोस्फीयर के बारे में चर्चा की। कल हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? इसमें भी 3 ऐसे मेन केस करवाए जाएंगे, इन्हीं 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे करके ड्राइव करेंगे। एट द एंड हम लोग ऐसे करके टेबल बनाएंगे लास्ट में कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है। तीनों में डेरिवेशन करते टाइम पे वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, dv माइनस ई डॉट डी आर का लगातार। तो जो कनेक्शन तुम्हें आज अधूरे से टूटे से लगते हैं क्योंकि नए थे, वो कल तुम्हें नए नहीं लगेंगे। तो इस बात को समझे कि रिवीजन ही चीजों को अच्छा बनाकर लगातार याद करने पर। खैर इस पन्ने को लगातार देखना, ये होलोस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की कहानी को बयां कर सकता है, और ये कैसे निकल के आया वो पिछली 2-3 बातों में थी, उसको ध्यान रखिए और कुछ नहीं। कल हम लोग जिस काम को करेंगे उसको एकदम टॉप पे लिख दे सभी। हम लोग चौथे पॉइंट में पढ़ रहे होंगे सॉलिड स्फीयर के द्वारा पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली उस बात को नहीं बता रहा हूं। और उसमें भी 3 मेन केस होंगे। कौन से? एक तो इनसाइड, दूसरा आउटसाइड और तीसरा सरफेस पे। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन होंगे, मैं तुम्हें बिना ड्राइव करवाए सीधे आंसर लिख दूं या ड्राइव करवा के लिखूं। मैं पहले सीधे आंसर लिख दूंगा, फिर तुम्हारे मन में से एक सवाल निकाल के वापस ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। हमारा अगला गेम ठीक वैसा होगा जैसे हमने आज का खेल खेला है, पर आज का खेल खेलने के लिए जिन 2-3 बातों की आवश्यकता पड़ी, डीवी ई डॉट डी आर की, उनकी आवश्यकता कल नहीं पड़ेगी। तो चीजें फिर भी थोड़ी सी आसान लग सकती हैं, पर इन्हें ध्यान रखें। इस पूरे दिन को बहुत स्लोली से लिया गया। ठीक है।